नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को संभावित है। 10 मार्च को अगर लोकसभा तारीखों का ऐलान होना है तो इससे पहले बीजेपी की ऐसा लगता है कि राजस्थान की 25 की 25 सभी सीट पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे। 15 सीट पर हो चुके हैं और अगली 10 सीट पर जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो कभी भी आ सकते हैं। जहां बीजेपी मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बना चुकी है, अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस पार्टी में अभी चिंतन मंथन मनन चल रहा है। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कौन फैसला लेगा, किस तरह से नाम तय किए जाएंगे, इसको लेकर कोई स्पष्टता नजर नहीं आती है। कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन के साथ कांग्रेस राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरेगी। उसमें आरएलपी से लेकर सीपीएम तक सभी कौन कितना साथ कांग्रेस पार्टी के होता है। और इस दौर में जब कांग्रेस के ही लोग बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस कैसे अपने उम्मीदवारों को बचा पाती है और किन उम्मीदवारों पर दांव लगाती है। क्या कांग्रेस की लिस्ट भी अब तैयार होने की तरफ बढ़ रही है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नमित जैन बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आपसे ही करना चाहेंगे। आज सुर्खियों में कांग्रेस पार्टी है, इसलिए कि कैंडिडेट्स को लेकर बड़ी पशोपेश है। क्या परेशानी है, कहां तक चिंतन मनन आगे बढ़ पाया है और कब तक पहली लिस्ट राजकुमार जी कांग्रेस पार्टी की? मीना जी, अतिशीघ्र पहली सूची कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की आपके चैनल पे दिखाई देगी। पशुपेश में कांग्रेस पार्टी नहीं है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक सीट पे चिंतन मंथन करना पड़ता है। किस पार्टी के साथ कोलैबोरेशन करना है, किस पार्टी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना है, किन वरिष्ठ नेताओं को कहाँ उतारना है, किस नौजवान को कहाँ उतारना है, तमाम चीजों को देख करके ही चिंतन मंथन होने के बाद घोषणा की जाती है। हमारी कल महत्वपूर्ण एक बैठक दिल्ली में हुई है और 1-2 दिन में सीईसी की मीटिंग होगी और निश्चित तौर पे शानदार उम्मीदवार आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए दिखाई देंगे। तो ये शीघ्र जो है राजकुमार शर्मा जी, ये कुछ घंटे हैं, कुछ दिन है, या फिर और कुछ दिनों से भी ज्यादा समय लग सकता है? संभवतः कल या परसों हमारी सीईसी की मीटिंग होगी और उसमें उम्मीदवारों की जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जो लिस्ट लेकर आएंगे उस पर मोहर लग जाएगी और अतिशीघ्र उसकी घोषणा आपके चैनल पे दिखाई देगी। राजकुमार जी, अगर शीघ्र कल परसों में लिस्ट आनी है, इसका मतलब नाम तय हो चुके हैं। नाम तय हो चुके हैं, स्क्रीनिंग हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी नाम तय करती है, किसी सीट पर एक उम्मीदवार का नाम तय करती है, किसी पे 2 करती है, किसी पे 3 करती है, किसी सीट पे वो अपनी राय पार्टी आलाकमान को भेजती है कि यहाँ हम अमुक पार्टी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो वो अपनी राय सीईसी को पेश करेगी और सीईसी फिर उसमें जो निर्णय लेगी वो अंतिम निर्णय होता है। जी। और वो अंतिम निर्णय कब होगा राजकुमार जी? संभवतः 1 या 2 दिन में। 1 या 2 दिन में। तो 1 या 2 दिन में कांग्रेस पार्टी की जब लिस्ट सामने आ जाएगी, बीजेपी की दूसरी लिस्ट उससे पहले या उसके बाद, नमित जैन जी? जी मीना जी, देखिए 15 की आ चुकी है और आज भी मीटिंग चल रही है अभी दिल्ली में। हो सकता है कांग्रेस की तो पता नहीं 10 दिन में आए, हो सकता है नहीं भी आए। हमारी तो आने वाली है 10 तारीख के पहले पहले दूसरी लिस्ट आ गई। कांग्रेस का पता नहीं कि उनका कब आएगा या नहीं आएगा। नमित जी, ये तो ठीक है कि आप कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाएं, लेकिन इतना भी ना उड़ाएं कि वो मजाक मजाक ही ना रहे। लिस्ट तो देनी पड़ेगी, कहाँ जाएंगे लिस्ट नहीं देंगे तो? और देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिस तरह से आप जी इतना मैं इसलिए कह रहा कमजोर हूँ, भी मत लीजिए, इतना कमजोर भी मत लीजिए। 115 पर रोक दिया गया आपको विधानसभा में, इसलिए लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, कटाक्ष भी करे तो थोड़ी मर्यादा में और थोड़ी सीमा में और थोड़ा नहीं मीना जी, मर्यादा में ही कर रहा हूं मैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, इनके दिग्गज नेता मना कर रहे हैं, इनके जो कद्दावर नेता वो मना कर रहे हैं हमें चुनाव नहीं लड़ना। सचिन पायलट जी का 2 बार स्टेटमेंट आ चुका और भी इनके कई नेता मना कर चुके। उससे तो यही लग रहा है
कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए ये डर कर अब ये सोच रहे हैं कि हम कोलिब्रेशन करें, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करें। लेकिन सत्यता तो यह है कि इनका जो इंडी गठबंधन हुआ था केंद्रीय राष्ट्रीय लेवल पे, वो भी बिखरता जा रहा है, वो टूटता चला जा रहा है। और अब ये जो बात करें राजस्थान में गठबंधन की, वो तो असंभव सा, कर भी लेंगे तो कर लेंगे, जब इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि हो सकता है लिस्ट न भी आए। बहुत सी बार हो जाता है कि समय निकल जाता है और लड़ाई के चक्कर में वो जो चुनाव का नामांकन का दिन है वो पूरा हो जाता है और लिस्ट नहीं आ पाती। आपको तो आए इस बात लिस्ट का अनुभव भी है नमित जैन जी, क्योंकि लोकसभा के मैदान में सारे जो पूरे देश में कैंडिडेट्स खड़ा करना तो बीजेपी ने अभी तक भी शायद ठीक से शुरू नहीं किया है, इसलिए इस बात का अनुभव आपको ज्यादा है। कोई बात नहीं है। नहीं मीना जी, ऐसा नहीं है। आप जो जो बोल रही है, आपको मैं बता दूं, हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। आप जो भाषा बोल रही है आपकी बात ठीक है, हम तो नहीं कर पाए। हम वो पार्टी है जो एक सीट से बढ़े हैं। हम राजा महाराजाओं की एक परिवार की पार्टी नहीं है, इंदिरा नेहरू की पार्टी नहीं है। आप जो कह रहे हैं मैं उसको सही ले रहा हूँ, गलत नहीं ले रहा। हमको पता है हमारा दर्द, हमने कहां से शुरू किया है देश में पार्टी। ज्यादा समय की बात नहीं है, हम घमंड में नहीं जीते हैं, हम धरातल पर जीते हैं। तभी हम तीसरी बार रिपीट होने जा रहे हैं। 400 पार की बात कर रहे हैं, कोई हवा में नहीं कर रहे, बात सत्यता में कर रहे हैं। हम घूमते हैं, हमारे कार्यकर्ता एक एक कोई परिवार का कार्यकर्ता नहीं है। अभी पिछले 10 दिन में राजस्थान में जो लिस्ट आई है संगठन की, चाहे वो प्रदेश महामंत्री हो, प्रदेश मंत्री हो, प्रवक्ता पैनलिस्ट हो, किसी भी प्रकोष्ठ का किसी भी मंत्री है, किसी भी विधायक के बेटे को इसमें जगह नहीं दी गई है। ये होता है संगठन, ये है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कह सकता हूं जो मैं बात कह रहा हूं वो बिल्कुल तार्किक बात कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा। और हमें एक सीट से 2 सीट, हंसी उपवास तो हमारा उड़ाया गया था, हम नहीं उड़ाएंगे किसी का, लेकिन जनता उड़ा रही है। जिस जनता ने 60 साल तक जो झेला है एक परिवार का और पार्टी के कार्यकर्ता, हम और जनता क्या, खुद के कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता तो छोड़कर भाग रहे हैं। उनको पता है एक व्यक्ति को झेला जा रहा है, उसको बनाकर सामने, और कांग्रेस का क्या असर हो रहा है आप भी देख रहे हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने बड़ा चैनल चलाती है, पिछले 40-35 साल से आप लगातार जुड़ी हुई इस क्षेत्र से, तो मेरे से ज्यादा बेहतर आपको पता है। जी नमित जैन जी, कांग्रेस पार्टी का विस्तार, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बीजेपी से ज्यादा विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। वो एक अलग बात है कि आज कांग्रेस का दौर नहीं है। आज कांग्रेस को देश ने नकार दिया है और उसकी वजह भी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया। सत्ता आपको निरंकुश बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण निरंकुश बनाती है। अगर राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात को कहा है तो वो समझ में भी आती है, और इसीलिए जनता ने कांग्रेस पार्टी को वहां पहुंचा दिया जहां बैठकर वो देखें कि सत्ता का सदुपयोग या दुरुपयोग करने के परिणाम किस रूप में सामने आते हैं। सवाल ये है कि अब कांग्रेस पार्टी की लिस्ट कब आती है और बीजेपी की दूसरी लिस्ट बहुत जल्दी आ सकती है, इस तरह की चर्चाएं भी है। नमित जैन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस की पहली लिस्ट में, लिस्ट से पहले जिस तरह का माहौल प्रदेश में, देश में होना चाहिए वैसा नजर नहीं आ रहा है। हम कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि राहुल गांधी की यात्रा इसमें सबसे बड़ी बाधा पार्टी के दूसरे लोगों के लिए बनी हुई है। एक तो ये कारण है ही, और भी बहुत सारे कारण नजर आते हैं आपको श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए मीना जी, अभी तो चुनाव की डेट की डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। अब लिस्टें देने का काम जल्दी से क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। बीजेपी ने जो लिस्टें दी, अभी कह रहे थे नमित जी कि हमारे कार्यकर्ताओं को सब कुछ दिया जाता है। ज्योति मिर्जा तो आप ही की कार्यकर्ता थी, उसे पार्लियामेंट का टिकट भी दे दिया, उपाध्यक्ष भी बना दिया आपने। आपको तो पता है ना, बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ मिल रहा है। अब झांझरिया तो आपका कार्यकर्ता ही था, वो किस नौकरी में था, वन विभाग की नौकरी में था, वन संरक्षक। उसको आपने टिकट दिया, उसका पार्टी का आपसे कोई लेना देना नहीं। अब उदयपुर में टिकट किसको दिया आपने, वो भी ट्रांसपोर्ट में अतिरिक्त आयुक्त है जिसको आपने टिकट दिया। तो कार्यकर्ता तो सेवा करने के लिए, आपके टिकट और पद पाने के लिए नहीं है। तो ये कहना कि बीजेपी सब कुछ ठीक ठाक कर रही है और बाकी के लोग ठीक ठाक, आप ही का कार्यकर्ता था, टिकट आपने दिया। तो मैं 4-5 नाम तो ऐसे गिना रहा हूँ जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, उनको पार्लियामेंट का मेंबर का टिकट आपने देकर के दिखाया
कि हाँ हमारे पास तो है नहीं, बाहर से लाओ जीतने के लिए, क्योंकि 25 सीटें आपको जीतनी है, इसलिए बाहर के व्यक्ति और जो दागदार हो उनको नहीं दो। अब कस्बा बार बार कह रहा है 8 तारीख को शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वो क्या करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। ये बात सही है, कांग्रेस में अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो मधुरता आनी चाहिए, जिस तरह से पार्टी के लिए काम करने की स्थिति बननी चाहिए, वो नहीं बन पा रही है। देखिए आज तो पूर्व मुख्यमंत्री जी की बहन की डेथ हुई है, वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए हुए जोधपुर, और सचिन पायलट ने अभी कल देखिए जिस प्रकार से बैठक हुई, अभी गठबंधन की बात हो रही है। अब गठबंधन की बात होगी तो नागौर की सीट क्या हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाएगी? क्या हनुमान बेनीवाल फिर से ज्योति मिर्जा के खिलाफ खड़े होंगे? क्या अभी विधायक का चुनाव उनको ने हराया है, उसको क्या पार्लियामेंट का चुनाव हरा पाएंगे नहीं पाएंगे? देखिए कांग्रेस और दोनों के बीच की मध्यस्थता अगर हो जाती है, और आप देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जिस प्रकार महेंद्रजीत मालवीय जीत का सपना देखने के लिए बीजेपी में शामिल हुए, क्या ट्राइबल पार्टी को कांग्रेस वो सीट दे देगी क्या? तो देखिए चुनौती तो खड़ा करने के लिए तैयार है। यदि मैं कह रहा हूँ कांग्रेस एकता के सूत्र में चुनाव लड़ेगी, तो देखिए दौसा में ढंग से मुरारी लाल मीणा चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से स्थिति ठीक रहेगी। ऐसा नहीं कि स्थिति बिल्कुल ही कमजोर रहेगी। चूरू में यदि कस्बा राजी हो जाते हैं और उनके पक्ष में चले जाते हैं तो फिर देखिएगा फिर। और मैं तो कह रहा हूँ कि जयपुर में यदि सीपी जोशी, जिनकी बातचीत चल रही है, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे मुझे नहीं पता, यदि सीपी जोशी चुनाव, जो डॉक्टर सीपी जोशी अगर उम्मीदवार बन जाते हैं जयपुर शहर से, तो मुस्लिम और ब्राह्मण और बड़े तादाद में हो गए। और अगर आपने ज्योति खंडेलवाल को या कौन किस महिला को दोगे मुझे नहीं पता, तो स्थिति विकट हो सकती है। अब जयपुर ग्रामीण में किसको लाओगे अभी पता नहीं, राठौड़ को लाओगे या देखिएगा जिस प्रकार से बार बार बात आ रही कि पूर्व उपाध्यक्ष जो राव राजेंद्र सिंह थे उनको चुनाव लड़ाओगे नहीं लड़ाओगे, क्योंकि आपके पास भी कैंडिडेट इतने अच्छे नहीं है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से जीत के आए। मोदी के नाम पर चुनाव जीत पाने की स्थिति होती तो फिर वो 115 सीटें नहीं आती, फिर 156 160 सीटें आप लेकर के आते। तो देखिएगा निश्चित तौर पर अमित शाह को घबराहट इसी बात की है कि हमारे में ये अंतर कल है, और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर हमने सोच समझ के ढंग के उम्मीदवार नहीं दिए, तो मुख्यमंत्री जी को भी कोरोना हो गया है। पहले देखिए हम सोचा रहा वो स्वास्थ्य जल्दी प्राप्त हो उनको, हम तो यही कामना करते, लेकिन कोरोना होने के बाद 7 दिन तो हो गए। अब ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। राकेश जी आपको ही पता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ही नहीं, क्योंकि 7 दिन तो टल ही गए, क्योंकि उनकी यात्राएं भी कैंसिल हो गई। अभी मैं देख रहा था प्रेस नोट आ गया 7 और 8 तारीख की। मुख्यमंत्री तो अब थोड़ा सा उनको सच में ही आराम की जरूरत थी। पिछले 3 महीने से लगातार जो व्यस्तताएं और जितनी उन्होंने दौरे यात्राएं की है, उसके बाद कोरोना के नाम पर ही सही, बीमारी के नाम पर ही सही, उन्हें थोड़े आराम की जरूरत थी। वो जल्दी स्वस्थ हो, ये हम सब की उनके लिए दुआएं हैं। लेकिन सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी कि इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि टिकट, उनका मानना है कि 2 महीने 3 महीने पहले ही तय हो जाने चाहिए नाम। कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की बात याद दिला रही हूँ आपको। उससे कैंडिडेट को तैयारी करने का समय मिलता है। तो एक तो इसलिए जब उन्होंने कहा है तो इतने अनुभवी नेता हैं, उन्होंने कहा है तो सोच समझ कर कहा है। आज वो जिस तरह से बैठकें कर रहे हैं, उनमें भी बड़ा केंद्र उनकी बैठकों का जालोर सिरोही है, जहां से उनके बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हालांकि संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि अशोक गहलोत अपने बेटे को टिकट तो दिलवा ही लेंगे। अब सवाल ये है राकेश जी कि कांग्रेस पार्टी टिकट को लेकर, अपने उम्मीदवारों को लेकर जिस रफ्तार से चल रही है, उस रफ्तार का जनता पर मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है। देखो मीना जी प्लानिंग करना एक अलग बात है, उसको धरातल पर उतारना तो दूसरी बात है। आप कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कितना सफल हो पाता है ये देखने की बात होती है। आपके गहलोत साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तो इस बात से ही खत्म हो गया कि आज की स्थिति तक वो आपसी जो विवाद है उसको समाप्त नहीं कर पाए हैं, और आपसी विवाद के चलते ही आपकी जो कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। एक विलंब इस कारण से और है, बड़ी अजूबी बात है कि आपका इलेक्शन फीवर शुरू हो गया, ये बात सही है, भाजपा जोर शोर से लग रही है,
उसके जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने भाजपा ने घोषित कर दिया, वो कार्यकर्ताओं से, जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनसे घर जा जाकर मिल रहे हैं, उनको एक्टिव करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो अगुआ है, जो नेता है, जिसके बलबूते पर वो सारा चुनाव लड़ने जा रही है, वो अभी एक न्याय यात्रा करने में लगे हैं। कभी लंदन चले जाते हैं, कभी और किसी काम में लग जाते हैं। ये समय टिकटों के वितरण का और कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने का था। न्याय यात्रा किस तरह हो रही है, क्या असर हो रहा है, वो सबको मालूम है। क्या असर पड़ेगा, अगर थोड़ी बहुत अगर सीटें बढ़ी तो लगेगा शायद राहुल जी की यात्रा तो बड़ी सफल हो गई, कम हो गई तो जो हम सोच रहे हैं वो काम होगा कि इस न्याय यात्रा का कोई असर होना नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इसके बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब ये स्ट्रेटेजी आपकी बीजेपी की भी हो सकती है। अब जब गुजरात के अंदर हुआ, इनका जो नेता प्रतिपक्ष है वो इस्तीफा देख कर चले गए। एक और चले गए को राजेश मिश्रा, वो भी इस्तीफा दे करके चले गए। राजेश मिश्रा का पता नहीं कहाँ के हैं वो, पर राजेश मिश्रा एक बड़े नेता हैं आपके कांग्रेस पार्टी के, जो छोड़ करके गए। ये सभी इस बात का द्योतक है कि अभी कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट चुनने में बड़ी दिक्कत आएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। हमारे भरतपुर संभाग में भरतपुर की जो सीट है वो बीजेपी के लिए बड़ी सुरक्षित सीट मानी जाती है। और 89 के चुनाव के बाद केवल 2 अवसर ऐसे आए हैं जब कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती है। एक 98 का, जब नटवर सिंह जी चुनाव जीते थे, उनके सामने कोई बीजेपी का दबंग कैंडिडेट था, दिगंबर सिंह जी को उतार दिया था। आपको 2004 तक यहाँ के राज परिवार का वर्चस्व रहा है, उनके ही आदमी वो चुनाव लड़ते रहे हैं और वो चुनाव जीते रहे बीजेपी के उस पर। 2008 में रतन सिंह जी चुनाव जीते हैं यहाँ से। उनका जीतने का कारण केवल एक था, वो केवल 80-82 हजार वोटों से जीते कि जो बीजेपी के जो यहाँ टिकट वितरण करता थे, आपके चाहे आपके राजेंद्र राठौड़ हो चाहे डॉक्टर दिगंबर सिंह हो, दिगंबर सिंह जी ने पार्टी की हित को ना देखते हुए अपने हित को देखा। और डीग में जो नगर पालिका की चेयरमैन थी, उनके उनके निर्वाचन क्षेत्र की, उसके पति को खेमचंद करके था, उसको उतार दिया। बिल्कुल ऐसा जिसको डीग वाले भी नहीं जानते थे। और उसके कारण से रतन सिंह तो वेल नोन पर्सन है, चर्चित चेहरे हैं, और उनकी सभी राजनीतिक दलों में बड़ी पैठ रही है और बड़े विवादित भी रहे हैं और सारे रहे हैं। कभी ललित किशोर चतुर्वेदी के बड़े नजदीक रहते थे, रहे हैं, और वो कोशिश में लग रहे थे कि हो जाने चुनाव जीत गए। विश्वेंद्र सिंह जी पाला बदल गए, उनको चुनाव जीत गए। आज की स्थिति में भी यह बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन धौलपुर स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। धौलपुर में आपका 2014 का जो चुनाव हुआ, उसमें जो बीजेपी कैंडिडेट जीते मनोज राजौरिया, वो केवल 25, 26 या 27 हजार वोटों से जीते। 2019 के चुनाव में जीते मनोज राजौरिया, लेकिन वो जीते 90-98 हजार वोटों से। लेकिन उनका जीतने का कारण तो मनोज राजौरिया नहीं थे, वो मोदी का जो मूवमेंट था, उस हवा में चुनाव जीते। क्योंकि शुरू में तो लग रहा ये था कि मनोज राजौरिया का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब मोदी जी की हवा चली, मोदी का नाम चला, तो उसमें वो चुनाव जीत गए। कमोबेश यही स्थिति राजस्थान की है। राजस्थान में कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि वो गठबंधन की स्थिति पर तय नहीं कर पाई है। अभी सुनने में आ रहा है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करेगी। अभी सुनने में आ रहा है कि बांसवाड़ा की डूंगरपुर की जो पार्टी है उससे समझौता करेगी। समझौता करें या ना करें, जो वोटों का मार्जिन है, जो हवा का रुख है, उसके हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अभी बहुत अंतर है, जिसको अभी पाट पाना बड़ा मुश्किल दिख रहा अगर इस हिसाब से काम चलता रहा। और मुझे लगता नहीं कि ये ज्यादा इतने एक्टिव हो पाएंगे कि उसकी स्थिति में आ पाए। बाकी का कैंडिडेट का तो असर पड़ता ही है, कैंडिडेट कौन आएंगे जब पता लगेगा। लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी इनसे कहीं आगे है और वो अपने कंपाउंड पड़ रही है, जिसको अभी आज की स्थिति में उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। जी, राजकुमार शर्मा जी, इस तरह की चर्चाएं अलग अलग विषयों पर हमारे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी रोजाना होती हैं, और रोजाना इसलिए होती हैं कि हम प्रदेश की जनता को जो हालात हैं उनसे अवगत कराएं, जनता का फीडबैक लें।
आप तक भी सारा फीडबैक पहुंचे। आप लोग जो यहाँ आते हैं वो ऊपर फीडबैक देते होंगे अपनी पार्टी के आला कमान को। आपकी पार्टी के आला कमान की यहाँ भी टीम है जो मॉनिटर करती है सब जगह कहाँ क्या चल रहा है, किस तरह का सर्वेज होते हैं। राजकुमार जी, आपको धरातल पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति का पार्टी को आकलन है? मीना जी, आकलन क्यों नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो देश में बरसों से राज कर रही है, बरसों से काम कर रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव, ढाणी, शहर सब में है। कांग्रेस में महिलाएं भी है, पुरुष भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, सारी जातियों के, सारे धर्मों के कार्यकर्ता हैं। तो कांग्रेस पार्टी सब समझती है। कांग्रेस पार्टी अपनी परिस्थिति को भी समझती है, स्थिति को भी समझती है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनको भी समझती है, जो नौजवान नेता है, जो नौजवान कार्यकर्ता है उनको भी समझती है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को भी समझती है कि हमारा जो चौथा स्तंभ है, मीडिया जगत जो है, वो किस तरफ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरफ जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और देश के उद्योगपति किस तरफ जा रहे हैं, देश में क्या राजनीतिक हालात हैं, देश का जो अधिकारी वर्ग है वो किस तरफ बोल रहा है, देश का जो बड़ा तबका है वो किस तरफ बोल रहा है, हमारे देश में धर्म की क्या स्थिति हो चली है। कांग्रेस पार्टी को सब ज्ञान है, ऐसा नहीं कि ज्ञान का कोई अभाव है। लेकिन ठीक है, आज मोदी जी का समय है, आज मोदी जी चरम पर है। मोदी जी ने हिंदुस्तान वासियों की वो नब्ज पकड़ ली जिस नब्ज पे वो लगातार 2 टर्म 3 टर्म से कामयाब होते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, एक जमाना वो भी था जब हमारी 442 सीटें हुआ करती थी। राजकुमार जी वापस कनेक्ट करेंगे, तब तक तब भी नमित जैन जी तब भी हम दो हाँ बोलिए बोलिए। तब भी हम भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सम्मानीय सांसद थे उनका सम्मान करते थे। 442 सीटें होने के बावजूद भी हम भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष के तमाम साथियों का सम्मान करते थे। अब परंपराएं बदलती जा रही है। राजनीति का जो दृश्य है वो डे बाय डे इतना ज्यादा गिरता जा रहा है, लेवल इतना गिरता जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं तो भाषा पे कंट्रोल नहीं होता है, सांसद साहब भी बोलते हैं तो भाषा पे कंट्रोल नहीं होता है, और एमएलए और मुख्यमंत्री भी बोलते हैं तो भाषा पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो परंपराएं चल पड़ी है, इन सब परंपराओं की जानकारी कांग्रेस पार्टी को है। आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आज है, पूरे देश में बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष का धर्म ईमानदारी से राजस्थान में भी निभा रही है और पूरे देश में भी निभाएगी। और थोड़ा टाइम रुकेगा, धीरे धीरे हमारा पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मजबूत डे बाय डे होता जा रहा है, हमारा लेवल बढ़ेगा और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पहले से बेहतर तरीके से चुनौती देंगे। और आने वाला समय 2024 में तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, ये दिख रहा है अभी हमको सच्चाई बोलने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन निश्चिंत रहें कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको आसानी से जीतने नहीं देंगे। इस बात का मुझे और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भरोसा है। जी, भरोसा भी आपको होना चाहिए और निश्चिंतता भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। हमारा काम आपके प्रति निश्चिंतता या अनिश्चितता नहीं है, चाहे वो आप हो चाहे वो बीजेपी हो। हमारा काम तो जो आप लोग कर रहे हैं वो जनता के सामने लाना है, जनता जो सोच रही है वो आपको बताना है। आप दोनों के बीच में हम तो मात्र एक कड़ी का काम करते हैं और उसमें भी कोशिश करते हैं कि ईमानदारी रखें। बोलने की जरूरत नहीं होती ईमानदार लोगों को कि वो ईमानदार हैं, और जो नहीं है उनको भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, जग जाहिर होता है सब। इसलिए उस विवाद में भी नहीं पड़ना चाहते। सवाल ये है राजकुमार शर्मा जी कि आपके जो 25 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के आने हैं, एक तो ये कि क्या वो 25 के 25 कांग्रेस पार्टी के आ रहे हैं या अलायंस के साथ आ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, 25 में से कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको लगता है कि तय, कुछ तो बड़े चेहरे हैं जो फिक्स हैं कि हाँ इनको तो उतरना ही है। बड़े चेहरे कौन कौन से मैदान में उतरने का साहस दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं, अपनी इच्छा से या पार्टी के दबाव में? देखिए मीना जी, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। एक एक सीट पे 4-4, 5-5, 6-6 उम्मीदवार टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें कुछ नए लोग भी हैं और कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं। हमारी कल एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई, उसमें पैनल पे चर्चा हुई और पैनल पे चर्चा करके स्क्रीनिंग करके वो अब सीईसी में लिस्ट भेज दी जाएगी। और ऐसा अधिकृत मैं नहीं हूं और मुझे जानकारी भी नहीं है कि स्क्रीनिंग में किसका नाम फाइनल हुआ है, किन एक का नाम फाइनल हुआ, किसी एक सीट पे 2 का या 3 का नाम फाइनल हुआ है। निश्चित तौर पे सीईसी की मीटिंग होगी और सीईसी की मीटिंग में जब ये नाम जाएंगे
तब जाके आधिकारिक घोषणा होगी, तब समय पे आने पे पता चलेगा कि हमारा किस सीट पे तो कोलैबोरेशन हुआ है और किस अमुक बड़े नेता को या छोटे कार्यकर्ता को या नए कार्यकर्ता को हमने फलाना सीट से मौका दिया है। ये सीईसी की मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा। जी, राजीव जैन जी, राजकुमार शर्मा जी की सीमाएं समझ में आती है? उनके पास जितनी जानकारियां, सूचनाएं आती हैं, वही वो हम सबसे साझा कर सकते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी जिस हालात से गुजर रही है, वहां सूचनाएं हैं भी कम काफी। लेकिन सवाल ये है राजीव जैन जी कि एक बहुत नैरेटिव इस तरह का चला था, एक इस तरह की बात हुई थी कि अगर कांग्रेस अपने दिग्गजों को इस मैदान में उतारती है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। आपकी जानकारी के मुताबिक और जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है, कुछ बड़े चेहरे दिग्गज मैदान में आपको दिखेंगे विधानसभा जो जीत कर आए हैं उनमें से? देखिए मीना, हाँ मीना जी, मैं थोड़ा देरी से जुड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। राजकुमार जी और अन्य वक्ताओं ने क्या कहा ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसा आपका सवाल है उस हिसाब से कि वरिष्ठ नेता यदि उतरते हैं तो मनोबल में कितनी बढ़ोतरी होती है, तो निश्चित रूप से बड़े नेता किसी इलाके में और अपने क्षेत्र में उतरते हैं तो कार्यकर्ताओं का तो मनोबल बढ़ता ही है और उससे पार्टी को भी फायदा पहुंचता है। और पार्टी की अभी ये समय की भी मांग है कि बड़े नेता भी कहीं ना कहीं उतरे। अब जैसे राजकुमार जी अभी मैंने जितना सुना वो बता रहे थे कि नए कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी उतारा जा सकता है, वो भी एक अच्छी चीज है। तो मिला जुला कुछ ऐसा होना चाहिए कि वरिष्ठ नेता भी लड़े, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का भी नाम आ रहा है कहीं ना कहीं कि वो भी शायद जयपुर शहर से लड़ सकते हैं। तो इतने बड़े नेता यदि लड़ते हैं तो पूरे माहौल तो बनता ही है, भाजपा को चुनौती भी मिलेगी, क्योंकि भाजपा अभी एक वन साइडेड रूप में उस लहर के हिसाब से अपने आप को मान रही है, वो अपने आप को मान रही है, वो तो नतीजा ही बताएगा कि उसका क्या वो चीजें हैं। तो भाजपा जिस ढंग से अपना चुनाव लड़ रही है वो पूरे एक मोदी के चेहरे पे लड़ रही है, मोदी का अपने आप को चेहरे के रूप में, और उसने काफी बड़े कद्दावर नेताओं को भी उतारा है मैदान में, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, काफी 4 तो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी। तो इनके मुकाबले के लिए भी कांग्रेस को करीब उन्हीं के स्तर के नेता, उसी के कद के हिसाब से नेता को उतारे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में कई बार होता है नया कार्यकर्ता भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई निर्विवाद। कांग्रेस के साथ अब राजकुमार जी तो ज्यादा जानते हैं कि क्या मुश्किल है कि गुटबाजी इतनी ज्यादा है, तो हर गुट का नेता अपने आप को बड़ा नेता मान के चल रहा है कि मैं बड़ा नेता हूँ, और वो कहीं ना कहीं उनमें एक संशय की भी स्थिति है कि इस बार चुनाव का नतीजा क्या हो क्या नहीं हो, या चुनाव हार जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव हार के चुकी है पार्टी, तो वो बड़े नेता कहीं ना कहीं बचना भी चाह रहे हैं चुनाव से। ये एक अंदर खाने वाली बात है कि जो वरिष्ठ नेता जिनकी चर्चा या जिनका संदर्भ में आप और हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव से बचना चाह रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा दूसरा रूप में भी लगता होगा, हार या जीत का। जब मैदान में उतरता है आदमी तो जीतने के लिए ही उतरता है, लेकिन हो सकता है उनको ऐसा हो कि पूरे देश में एक अलग तरीके का माहौल बन गया, क्योंकि पूरी जो एक मुकाबले वाली स्थिति है, जो एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, वो चेहरे वाली भी एक जो लड़ाई जो होती है, परसेप्शन की लड़ाई होती है। लेकिन जनता है उसमें किसको देख रही है, 10 साल से एक शासन को देख रही है, उसके वो अपने विकास की चीजें बता रहे हैं। कांग्रेस उस विकास की काट को किस रूप में कर पाएगी, ये तो देखने वाली बात है। वो अपना प्रचार अभियान, उसकी रणनीति, ये सब जो एक मायने रखती है, वो किस रूप में भाजपा को चुनौती दे कांग्रेस की बैठकें हो रही है स्क्रीनिंग कमेटी की, जैसे भी बता रहे थे राजकुमार जी, कल हुई, और कल शायद इनकी इलेक्शन कमेटी की बैठक है, उसमें चर्चा होगी। लेकिन जो मेरी जानकारी है, राजस्थान का एक भी टिकट कल इलेक्शन कमेटी में कहीं फाइनल नहीं होने वाला है।
कांग्रेस तो जो अपना फैसला करेगी, जो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जो अमूमन हम हर चुनाव में देखते आए हैं, कांग्रेस के लोग पहले कहते हैं कि हम चुनाव से काफी पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे, लेकिन अमूमन आमतौर पर ये होता नहीं है। रात देखा 12 इस बजे बार 1 बजे लिस्ट आएगी, हाँ। वो भी एकदम आखिरी मोड़ पर, आखिरी दिन पर। इसी तरह की परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी में। आप सही बोल रहे हैं राजीव जैन जी। तो कहने की बातें अलग हैं और करने का माहौल पूरी तरह से अलग है। अभी तक कांग्रेस पार्टी, राजीव जी प्लीज आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए और बाकी लोग भी अपना ऑडियो बंद करें। मैं मुनेश जी के पास जा रही हूँ और उसके बाद नमित जी के पास जाऊंगी। तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ। उदयपुर संभाग में जब हम देखते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट कोई ऐसे आपको नजर आते हैं जो तय है कि इनका टिकट तो फाइनल है, इसमें कोई पार्टी को किंतु परंतु नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो नाम ही हवा में तैर रहे हैं, बिल्कुल कोई नाम इनके पास है ही नहीं। अभी तो एक नाम सुन रहे थे कि जो ताराचंद जी मीणा है, जो कलेक्टर रहे हैं उदयपुर के, उनका नाम भी चल पड़ा ब्यूरोक्रेट्स को उदयपुर में, क्योंकि मन्नालाल रावत ब्यूरोक्रेट आए हैं, उनके अगेंस्ट में एक ब्यूरोक्रेट को लाया जाए। बाकी नाम भी चल रहे हैं, मगर अभी तक कुछ भी तय नहीं है। क्योंकि मीना जी, आपको पता है कि पहले भी मैंने कहा था, जो बात अभी मैंने थोड़ी सी सुनी थी, मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में। कांग्रेस ने कभी भी पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए 5 साल में तैयारी की ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो विधानसभा में जाकर मंत्री बनकर ऐश करना चाह रहे थे। वो उनका जो दौड़ थी सिर्फ विधानसभा, या विधानसभा के बाद मंत्री परिषद, या उसी के इर्द गिर्द मलाई खाने की थी। उन्होंने कभी राहुल के लिए नहीं सोचा, उन्होंने कभी सेंट्रल के लिए नहीं सोचा, कोई ऐसी लीडरशिप ही तैयार नहीं की जो कि ये 25 आदमी सेंट्रल लीडरशिप के लिए लड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इसलिए ये क्राइसिस आज दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने हर कैडर को उसी तरह से तैयार करती है कि कहाँ किसका उपयोग करना है। उनके प्रकोष्ठ भी उसी हिसाब से होते हैं कि किस प्रकोष्ठ के आदमी को कहाँ तक बढ़ाना है। ये जो कल बात चल रही थी आपकी, मैं सॉरी कहूंगा कि वो बात आगे बढ़ नहीं सकी थी। मीना जी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सोच बहुत दूरगामी सोच है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में अपने जो ऊपर के कैडर का डर है नीचे तक, कांग्रेस में किसी का कोई डर नहीं है। कांग्रेस के जो नेता है वो अपने हिसाब से हैं, उनको अपनी छवि की चिंता है, उनको अपने नाम की चिंता है, उनको अपने पद की चिंता है। उनको संगठन से ये नहीं है कि मुझे संगठन को भी साथ लेके चलना है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं कि कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने खुद कांग्रेस को कमजोर किया है। अगर वो कैडर डेवलप करते तो आज कैडर उनके साथ खड़ा होता, और कैडर खड़ा होता तो नीचे जो वोटर है उसको खींच के वो लाते और वोट डलवाते। ये नहीं है कि लोग कांग्रेस को नहीं चाहते, मगर कांग्रेस के कैडर के लोग उनको बूथ तक नहीं पहुंचा सक रहे। अगर वो बूथ, पोलिंग बूथ तक पहुंचे तब तो वो वोट करेंगे। उनको कोई इनिशिएट करता ही नहीं है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो 11 बजे तक, जब तक बूथ पर आता है, पूरी तरह से थोड़ी कमर कसता है, तब तक लीड बीजेपी ले चुकी होती है, जितना जीतना होता है। फिर तो फाइट में चलते हैं आपस में 11 बजे बाद, तो 5-6 बजे तक। मेन लड़ाई होती है सुबह की। सुबह में जो आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इतनी कमर कस के उतरता है कि सुबह 6 बजे से उसको पता है कि मेरा वोटर कौन सा है। उनका पन्ना उनका जो पन्ना वाला है, पन्ना एजेंट है या बूथ एजेंट है, या हाँ पन्ना प्रमुख, उसको पता है, उसको एक एक घर का वोटिंग लिस्ट का पता है कि कौन सा घर में कितने लोग मेरे फेवर के हैं। वो अच्छी तरह से जानता है। वो 1 to 1 किया होता है। वो उसके यहाँ चाय पी चुका होता है। उसको 2 दिन पहले से उसने इनिशिएटिव कर रखा था कि तुझे इतने बजे आना है, तेरे लिए ये हम व्यवस्था करके रखेंगे। कोई जैसे बुजुर्ग है, नहीं चल सकता, कुछ कर सकता, वो व्यवस्था उनके पास वैसे रहती है। पर कांग्रेस में ये सोच नहीं है। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपने ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वरना मीना जी मुझे बताइए, इतनी अच्छी पॉलिसी देने के बाद, मैंने आपके सामने पहले भी कहा था, अशोक गहलोत की पॉलिसीज को कोई मना नहीं कर सकता जी। आज भी चर्चा चल रही थी चिरंजीवी वगैरह की, इतनी अच्छी पॉलिसी थी, लोगों को लाभ मिला। इवन आज तो एक आदमी ने मुझे ये बताया कि एक आदमी को किसी कारण से, एक हॉस्पिटल है
ये फैसिलिटी नहीं दी क्योंकि वो रात के 12 बजे बाद एडमिट हुआ था। जयपुर के टीम ने उसको 1.5 महीने बाद पैसे दिलवाए चिरंजीवी के अंदर। तो ये जो योजना थी लोगों को मन को छू रही थी, मन का हल कर रही थी। मगर अब वही वो देखो आज जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी योजना भी खटाई में चल रही है, मेडिकल वाली। अभी चिरंजीवी का आयुष्मान का कार्ड नहीं छोड़ सकता, अकेले चने के दम पर, सरकार की योजनाओं के दम पर पूर्व मुख्यमंत्री चले थे, सब जगह खुद ही यात्राएं कर रहे थे और उनकी उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वाला पार्टी का कैडर और पार्टी के नेता गायब थे इस चुनाव में। और यही वजह है कि आज भी वो बस जालोर सिरोही तक ही सिमट कर रह रहे हैं। अदरवाइज अशोक गहलोत अगर राज्य के कार्यकर्ताओं और नेताओं के नेता बनते, लीडर बनते, तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से ये किसी को भी उम्मीद नहीं कि वो दूसरे नेता को काटने के लिए इस स्तर पर चले जाएं कि पूरे 5 साल सिर्फ एक ही विषय पर कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो। और कांग्रेस पार्टी के भीतर ये जो कुछ चल रहा था उसका फायदा बीजेपी ने बहुत भली भांति उठाया। बीजेपी, नमित जैन जी, इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी उस रोग से ग्रसित है जो विधानसभा चुनाव के पहले था, तो निश्चित रूप से उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तो आप अपने मेहनत, जिस तरह से मुनेश अरोड़ा जी ने बताया, राकेश वशिष्ठ जी ने बताया, और पूरा देश और प्रदेश हमारा देख रहा है कि बीजेपी पन्ना प्रमुख, बूथ स्तर तक जितने प्रयास कर रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ सबको झोंका हुआ भी है उन्होंने। किसी की मर्जी हो चाहे नहीं हो, प्रचार प्रसार में तो आपको भागीदारी निभानी ही पड़ेगी और सब निभा रहे हैं। भले ही बगावत कर रहे हैं लेकिन फिर भी बीजेपी, मोदी का जय जयकार जरूर हो रहा है। तो ये जो दो तरफा काम बीजेपी कर रही है उसमें कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में देर होना, नामों पर अनिश्चितता होना, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक पहली बढ़त, तो वोटिंग के बाद जो काउंटिंग के समय बढ़त होती है वो तो अलग रूप में होती है, चुनावों से पहले भी एक बढ़त बनाई जाती है और वो बढ़त बीजेपी बना चुकी है। तो ये जो बढ़त है नमित जैन जी, ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास में तो नहीं बदल जाएगा। जिस तरह चूरू, जोधपुर, सवाई माधोपुर और भी ऐसी सीट्स, ऐसे लोग, मतलब विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो भी मैनेज हो जाएगा। जी मीना जी, देखिए आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। विरोध प्रदर्शन सब जगह होते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है और संगठन का हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि मुझे भी कुछ मिले। एक नहीं 10-10 नाम होते हैं जो मेहनत करते हैं, वो उनको लगता है कि मुझे भी लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए, विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। थोड़ा सा ग्लानि होती है और कुछ मन से बाहर निकलता है, लेकिन आप देखिए जहां जहां भी कोई बात होती है उसको बैठ के सुलझाया जाता है और सुलझा लिया गया है। ये विधानसभा चुनाव में भी हुआ था और ये लोकसभा चुनाव में भी आ सकता है। अभी आया नहीं और एक दो जगह आया तो वो थोड़ी सी मन की जो थी वो उनकी मिटा दी गई है। बाकी पूरा का पूरे देश के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता चुनाव की दृष्टि से लग चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं थी उनको हम लेकर जा रहे हैं जन जन तक, और उसके बाद हमें जो समर्थन मिल रहा है वो वाकई में हम आत्मविश्वास में है, पूरा विश्वास है हमें कि हम 400 पार जाएंगे। जो मोदी जी ने नारा दिया है वो 400 पार का वो हम पूरा कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य है, हमें नहीं करे कर लेंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से कह दिया गया, सारी मीटिंगें हमारे 1 से 1.5 महीने पहले पूरी हो चुकी है। हर प्रकोष्ठ, हर मंडल स्तर पर, हर बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंगें हो चुकी है। राष्ट्रीय लेवल के नेता आकर मीटिंगें ले चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री जी वर्चुअल मीटिंग लेते हैं, जेपी नड्डा जी अलग लेते हैं, सीपी जोशी जी अलग ले रहे हैं, भजन लाल जी अलग ले रहे हैं। यानी हर तरह से संगठन में जो कार्य होते हैं और किसी भी कार्यकर्ता को ग्लानि में नहीं आने दिया गया है, सब में आत्मविश्वास है और सबका एक ही स्वर है, मोदी जी रिपीट, मोदी जी वापस आएंगे और पहले से ज्यादा संख्या से आएंगे। और जहां राजस्थान की बात करें, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, तब भी हम 25-25 सीटें आई थी,
इस बार भी 25 की 26 तो नहीं आनी है, लेकिन 25 में हमने ये लक्ष्य रखा है, जिन बूथ पर हम पिछली बार बढ़त नहीं बना पाए थे उन बूथों पर हमारा ज्यादा ध्यान है और उन बूथ से भी हम ज्यादा वोटों से जीत कर आएंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि 25 सीटें तो जीतनी है, लेकिन हर बूथ से जीत कर आए, जहां 3 लाख वोटों से जीत रहे थे उस बढ़त को बनाकर 5-6 लाख तक लेकर जाए और पूरे देश की जनता, पूरे राजस्थान की जनता इस तरफ जाए। जी मीना जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, 2014 और 2019 के चुनाव में 25 की 25 लोकसभा सीट मोदी लहर में राजस्थान ने बीजेपी को दी। लहर मोदी की इस वक्त भी है, उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए, उसमें प्लस करने के लिए राम मंदिर भी है। ऐसे में सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि एक तरफ तो बीजेपी के ये सारे प्रयास और दूसरी तरफ कांग्रेस की भीतर की परेशानियां। विधानसभा चुनाव में कम से कम इतना था कि अशोक गहलोत चेहरा थे, अब कोई चेहरा भी नहीं है। सचिन पायलट कह चुके हैं गठबंधन की जरूरत नहीं है। खबरें आ रही है कि गठबंधन होगा क्योंकि अशोक गहलोत गठबंधन करना चाहते हैं। अशोक गहलोत ने विधानसभा में जो गठबंधन किया था वो अब बीजेपी के साथ गठबंधन जा चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कौन सी रणनीति से काम करे और किस तरह से ये जो गुटबाजी है इसको बंद करे, और कौन करे कि बीजेपी की ये जो हैट्रिक बनाने की कोशिश है इसमें राजनीतिक दल के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में, चुनौती के रूप में कांग्रेस पार्टी अपनी थोड़ी सी मान सम्मान, आत्मसम्मान को बचा सके। मीना जी, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अब अशोक गहलोत अपने घर पे बैठ करके बैठक करते हैं जोधपुर और जालौर की, बाकी बैठक नहीं। उनको पता है कि मैं बाकी की जगह की बात करूंगा, चुनाव हारूंगा तो अशोक गहलोत के ऊपर बात आएगी कि भाई चुनाव किसने निर्णय किया था, अशोक गहलोत ने निर्णय किया था, इसलिए चुनाव हार गए। तो देखिए, बहुत सारे राजनीतिक सूझबूझ के साथ वो बातचीत करेंगे और किस तरह से अलायंस करना है वो मुकुल वासने के माध्यम से जो कुछ कराना है कराएंगे। और देखिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है जो परिस्थितियां अभी मौजूदा स्थिति में है, नागौर की सीट अगर हनुमान बेनीवाल के साथ लड़ी जाती है तो ज्योति मिर्धा के साथ संकट पैदा होगा। ये निश्चित तौर पर ज्योति मिर्धा को खुद को भी पता है, अभी उसको पता है कि अभी तक समझौता हो नहीं पाया है। तो नागौर की सीट में यदि समझौता होता है, क्योंकि देखिएगा बीजेपी को भी शंका थी, जब भी तो क्या हनुमान बेनीवाल से समझौता करके चुनाव लड़ाया गया था। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार की स्थितियां हैं कि 8 सीटें ऐसी है जहां पर कि जाट चुनाव जीत के जाते हैं। तो अब अगर हेमाराम चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर में चुनाव लड़ाया जाता है तो कांग्रेस अच्छी स्थिति में आ सकती है। ऐसा नहीं कि वहां कैलाश चौधरी ने बहुत कुछ कर दिया और कैलाश चौधरी कह रहा है कि भाई मेरे को मत जिताओ, मोदी जी को जिताओ। उसका मतलब है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। अब देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस कुछ स्थितियों में काम नहीं करा उन्होंने। अब जिस तरह से भाई 2.5 साल तक संगठन अशोक गहलोत ने बनने ही नहीं दिया कांग्रेस का, तो कांग्रेस तो संगठन की दृष्टि से कमजोर रही है, इसमें दो राय नहीं है। और बनाया संगठन ऐसा है कि संगठन बन गया तो अभी तक मुश्किलों से जयपुर की कार्यकारिणी बनी थी। कार्यकारिणी नहीं बनना और कार्यकर्ताओं को अगर नहीं मिलना अलग बात है। अब देखिएगा कि आज अगर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसी के साथ उसकी पैसे की जो स्थितियां हैं, कांग्रेस के पास पैसा बहुत चाहिए होता है चुनाव में, बीजेपी के पास तो वो स्थिति है ही नहीं। अब बताइए कि अलवर से भूपेंद्र यादव का क्या लेना देना है? आप भी जानते हो ना कि कहाँ से पढ़ाई की उन्होंने और कहाँ से राज्यसभा के सदस्य बने और क्यों अलवर चले गए, मुझे नहीं पता। अब देखिए कि अलवर में, क्योंकि हम तो मोदी जी के नाम से चुनाव जीत के आएंगे, हम तो कुछ करेंगे नहीं। उन्होंने देखिए कि राज्यसभा का चुनाव कितनी बार जीता आपने भी देखा, और देवी सिंह भाटी ने सबसे पहले विरोध किया था उनका कि ये कहाँ से जमूरा पकड़ के लाए, कौन है बताओ तो सही। आप देखिए वो बातें आपको मैंने देखी विधानसभा में। अब आप अलवर में चले गए और वो कह रहे हैं कि मैं तो किसके सहारे जीतूंगा। जिसको मंत्री नहीं बनाया आपने, बालकनाथ को आपने केवल विधायक बना के रख दिया, वो कह रहे हैं उसी के सहारे से जीतूंगा और उसके सहारे से चुनाव। देखिए क्या वहां पर अगर नया व्यक्ति जो ललित यादव है अगर कांग्रेस खड़ा करती है, क्योंकि देखिएगा मैं मान के चलता हूँ भंवर जितेंद्र से चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो जानते हैं चुनाव हारना है तो क्यों लड़े। अब जिस प्रकार से अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे नहीं, अगर अशोक गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से देखिए चुनाव बहुत मुकाबले का होगा। अब हारेगा जीतेगा वो बात अलग है, देखिए अलग बातें हो जाती है। सचिन पायलट अगर अजमेर यदि सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेगा तो बहुत स्थिति अलग हो जाएगी। अब बीजेपी के पास सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ने के लिए कौन है? कर्नल बैसला की लड़की को चुनाव लड़ाएंगे जो कि IRS से रिटायर
हुई है उसको ला करके, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के कार्यकर्ता सक्षम नहीं है। मोदी जी किसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं? नए व्यक्ति को लाओ जिससे कोई कुछ नहीं किया और चुनाव जीत के चला आए, और आगे जाकर के अभी जयपुर में भी यही हो रहा है बार बार। ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाओ जो कि अपना कैपेसिटी खड़ी नहीं करे, वो मंत्री डिमांड नहीं करे, कुछ नहीं करे, हम कहें जो करे। तो देखिएगा कमजोर स्थिति को संगठन जिस तरह से चलाना चाहता है, अमित शाह ये निर्णय करके राजस्थान में करना चाहेंगे, वही होगा। वो तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि हम 2 लोकसभा क्षेत्र देख करके चले गए वो, और कह गए तैयारी ठीक नहीं है आपकी, अगर यही तैयारी रही तो फिर हम कमजोर स्थिति में हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि चुनाव बड़ा खर्चीला है, और लोकसभा का चुनाव तो आपको कि 100 करोड़ तक खर्च हो जाता है इसमें। तो ये 100 करोड़ कहां से आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि कांग्रेस के पास तो 5 करोड़ 7 करोड़ 3 करोड़ भी लाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए कैंडिडेट जल्दी से डिक्लेयर करने का मतलब है कि खर्चा शुरू हो जाता है उसी दिन से। आपको तो खाना भी खिलाना है, कार्यकर्ताओं को साथ भी रखना है, बहुत सारी चीजें देनी होती है, रोज जाने के लिए आने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। तो चुनावी खर्च दिखता नहीं, बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। तो बीजेपी तो सक्षमता में है इसका कैपेसिटी में कि हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है। तो इसलिए चुनाव में आज कैंडिडेट डिक्लेयर होने का मतलब क्या है? मेरे को पहले भी ऐसा होता नहीं था कि देखिए अभी तो चुनाव की तारीख ही नहीं आई कि कौन सी तारीख को चुनाव राजस्थान में होगा या देश में कौन सी तारीख आएगी। तो जब तारीख ही नहीं आई तो उससे 2 महीने पहले अगर कैंडिडेट डिक्लेयर करोगे तो उस कैंडिडेट की स्थिति क्या होगी ये तो आपको पता है। हाँ देखिए नए व्यक्ति आएंगे कांग्रेस के भी, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारी आगे की राजनीति बनेगी, चाहे आ रहे चुनाव उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको राजनीति में काम करना है, पैसा उनके पास है। बहुत सारे जाट मतदाता जाट ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जमीनों के मालिक और बेच करके बहुत कुछ करने की। जयपुर में भी देखिए अनिल चोपड़ा की बात हो रही कि वो कहता है कि मुझे तो ग्रामीण का दे दो, हारू जीतू उसकी बात अलग है। और जयपुर ग्रामीण में बीजेपी किसको लड़ाएगी? अब राखी राठौर का पहले नाम चल रहा था, मेरे को लगता है उसको देंगे नहीं, राव राजेंद्र सिंह को देंगे या किसको देंगे? राव राजेंद्र सिंह चुनाव पहले हार चुके हैं अपने क्षेत्र से और उनको टिकट नहीं दिया विधायक का, अब यहाँ से चुनाव। तो देखिए कांग्रेस भी कमजोर स्थिति इसलिए है कि 2 जो व्यक्ति हैं जो चुनाव की धुरी को संभालते हैं वो एक नहीं है। अगर वो एक हो जाएंगे और एक साथ बैठ करके जैसे भरतपुर में मोटरसाइकिल में घूमे थे राकेश जी, अगर वो घूमना शुरू हो गए तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति इससे ज्यादा खराब क्या होगी? उनके पास तो एक भी लोकसभा की सीट नहीं है, लेकिन लोकसभा की सीट अगर जीतते हैं, मैं मान के चलता हूँ 20 22 21 सीटें तो बीजेपी 21 सीटें तो बीजेपी ले जाएगी, लेकिन 4 सीटें ऐसी है जहां पर एकता के सूत्र में चुनाव लड़ा गया तो जीत भी सकती है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल चुनाव जीतने की। लेकिन श्याम जी हर सीट के साथ तो इफ बट है ना। सवाल तो ये है कि अगर ऐसा हो जाए, और ये अगर तो हुआ नहीं पिछले 6 साल में, जो पिछले 6 साल में नहीं हुआ वो अब कैसे मुमकिन होगा? पहली बात तो ये है। विधानसभा चुनाव में तो ये था सचिन पायलट के पास कि ठीक है कांग्रेस पार्टी चुनाव हारेगी तो कम से कम अशोक गहलोत का करियर खत्म, उसके बाद देखेंगे 5 साल बाद। अब लोकसभा चुनाव में क्या देखेंगे? लोकसभा चुनाव में तो अब जितनी बीजेपी जितनी मजबूत नहीं है, कांग्रेस जितनी कमजोर नहीं है, उससे ज्यादा दोनों की गुटबाजी हावी है। सवाल ये है कि पिछले 2 चुनाव मोदी लहर में पूरे 25 के 25 लोकसभा सीट राजस्थान की जनता ने बीजेपी को दी है। अब सवाल है कांग्रेस पार्टी क्या इन 25 की 25 सीट पर कहीं कोई किसी तरह का चक्रव्यूह बना पाएगी? अगर बनाएगी तो वो अभिमन्यु होंगे कौन? अभिमन्यु होंगे तो आएंगे कहां से? सवाल तो ये है कि परिवारों में ही उलझे हुए हैं सब। तो ऐसे में जहां अशोक गहलोत अपने परिवार को बचाने में, अपने बेटे को बचाने में जुटे हुए हैं, सचिन पायलट राजस्थान में खुद की प्रतिष्ठा को बचाने में जुटे हुए हैं क्योंकि उन्हें राजस्थान से बाहर भेजने के प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा सिर्फ अपनी जाति को जोड़कर अपने, क्योंकि वो एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे थे, लेकिन अब वो जाट नेता से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कोई भी नेता जो जातिवादी इस पूरे जंजाल में उलझ जाएगा तो वो फिर प्रदेश का नेता नहीं कहला पाएगा। तो सवाल ये है ऐसे में राकेश वशिष्ठ जी कि जो 25 की 25 लोकसभा सीट है राजस्थान की, इनमें कांग्रेस के कहीं भी, जैसे मैंने मुनेश जी से पूछा कि उदयपुर में क्या कोई कांग्रेस के कैंडिडेट्स के नाम लगभग तय है, पता है? जैसे बीजेपी की बात करें, पता था जोधपुर में गजेंद्र सिंह आएंगे, 1% संभावना जो विरोध चल रहा है उसके भीतर था कि भाई वो क्या राजसमंद जा सकते हैं,
क्या वो अपनी सीट बदलने की बात कर रहे हैं? बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल टिकट के दावेदार होंगे, ये सबको पता था। उसी तरह से अगर हम ये जो 15 सीट का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें अलवर को छोड़ दें, लेकिन अलवर में भी क्योंकि सांसद को आपने चुनावी मैदान में पहले उतार दिया था, और जो भूपेंद्र यादव हैं वो अमित शाह के बहुत करीबी हैं, वो हरियाणा से अपना रिश्ता बताते हैं। इस पूरे इलाके में यादव वोट बैंक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो भूपेंद्र यादव का नाम कोई चौंकाने वाला नहीं था, आश्चर्यजनक वाला नहीं था। ठीक है, भूपेंद्र यादव का नाम स्वाभाविक सा लगा सबको। वैसे ही अगर आप और सीटों पर नजर डालेंगे तब भी मोटा मोटी मतलब ज्योति मिर्धा, ये बातें हो रही है बहुत कि हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे, कहां जाएंगे। आपको याद होगा सबको, हम विधानसभा चुनाव में जिक्र कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल को ये चुनाव खत्म करने वाला है, विधानसभा चुनाव। कई बार हमारी चर्चाएं हुई थी, अगर आप सबको याद हो, और वो हो गया। अब हनुमान बेनीवाल क्या इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में, लोकसभा में? बची खुची जो बची हुई है उनकी, क्योंकि वो आज जहां तक पहुंचे वो भी बीजेपी के सामर्थ्य से साथ से पहुंचे थे। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर कुछ वाकई में कमाल कर पाएंगे, संभावनाएं बहुत कम दिखती है। तो ऐसे में कांग्रेस कैंडिडेट्स कि भाई 5 सीट पे तो तय है। अगर हम भरतपुर को देखें और भरतपुर के आसपास की सीट को देखें, राकेश जी, आपने इंटरनल हालात तो बताए, लेकिन तस्वीर कि हाँ यहाँ पर ये कैंडिडेट निश्चित सा लग रहा है, वैसी संभावना आप देख रहे हैं राकेश जी वहां पर कहीं भी? भरतपुर में जो स्थिति है, कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसा उजागर नहीं है वो चुनाव लड़ने की स्थिति में हो, लड़ने की स्थिति में हो। 2008 में रतन सिंह जी को लेकर के आए थे, 80 साल के करीब, 78-80 साल के हो गए होंगे वो। तो और वो चुनाव हार, जब दोबारा तो उनको टिकट नहीं मिला तो उसके बाद वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। लेकिन कल से उनका नाम शुरू हुआ कि रतन सिंह जी कैंडिडेट हो सकते हैं। एक नाम शुरू हुआ तो कठुआ से कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी जो चुनाव हारी हैं, संजना जाटव है या ऐसा कुछ नाम, संजना जाटव, संजना जाटव है, भजनलाल जाटव भी नाम चल रहा है आपके, निर्भय जाटव भी चल रहा है, भजनलाल जाटव भी चल रहा है, ये 5-6 नाम चल रहे हैं। भजनलाल जाटव का नाम तो पहले चल रहा था, शुरू से चल रहा था, लेकिन अब जो दोनों नाम सामने आए हैं वो ये आए हैं कि अब दिक्कत क्या है वहां, जो रतन सिंह जी हैं वो तो उनका तीर में तुक्का लग गया था 2008 के चुनाव में, भरतपुर से चुनाव। रतन सिंह जी तो देखिए वसुंधरा जी के कारण ही चुनाव लड़ पाए थे, उन्होंने सस्पेंड किया था, पैसे देकर के कैसे बाहर हुए थे आपको, भरत मीना जी का उसमें बहुत बड़ा रोल था, आपको पता हो तो वसुंधरा जी का बहुत बड़ा रोल था। वसुंधरा जी कारण चुनाव नहीं जीत पाई, आप ये गलत कह रहे हैं। वो दिगंबर सिंह ने अपना हित देखा, पार्टी का हित नहीं देखा, और ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ा दिया जो बिल्कुल कमजोर कैंडिडेट था, जिसकी कोई अपनी डीग कस्बे में जिसकी कोई पहचान नहीं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा, उसके पास पैसा नहीं, उसके पास कद नहीं, उसकी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, उसमें बोलने का कोई तरीका नहीं, जरा सा छोरा वो चुनाव लड़ा दिया, और उसको उस चुनाव के बाद उसके अब तक पते नहीं है कहा नहीं है। इसलिए ये कहना तो गलत है वसुंधरा चुनाव जिता दिया। वो दूसरी बात, रतन सिंह ललित किशोर चतुर्वेदी के भरत मीना जी के कारण टिकट मिला था, आपको पता हो नहीं पता, मुझे तो मालूम है। किसके कारण? भरत मीना जी के कारण। भरत मीना 2008 में कहा थे भरत मीना, वो तो 2014 में 1994 में पीएचडी सेक्रेटरी हुआ करते थे, आपको पता नहीं है? अरे मालूम है, खूब मालूम है मुझे, चीफ सेक्रेटरी मैं उस प्रक्रिया में शामिल था, लेकिन चलो आपकी बात मान भी ले तो भरत मीणा मतलब आप अंदाज लगा लो कांग्रेस का, जब ब्यूरोक्रेट्स की टिकट दिलाने में वो तो चल रही है, आज भी है, तो पार्टी क्या बुरी स्थिति हो सकती है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। मैं दूसरी बात, मैं एक बात श्याम सुंदर जी की ओर कहना चाहता हूँ, फिर आपकी बात पे आऊंगा। बीना जी, इन्होंने भूपेंद्र यादव का जिक्र किया। श्याम सुंदर जी आप बड़े भाई हैं, आप समदर्शी होकर देख रहे हैं, राजेश पायलट कहाँ से आए, बूटा सिंह कहाँ से आए, जिन्होंने सालों साल राजस्थान के अंदर राजनीति की और अपनी जड़ जमाई। वो तो बलराम जाखड़ से आए, वो पहली बार तो आए, देवीलाल भी आए, यहाँ तो बाहर वाले आकर जा रहे हैं।
भगवान दास शास्त्री, देखिए मैं तो अजमेर की बात कर रहा हूँ, जो कि देखिए दिल्ली का आदमी जीत के चले गए अजमेर हर से। पार्टी यही करती है, हर पार्टी अपने जिताऊ उम्मीदवार को लेकर के आती है, और इसलिए इसमें कोई बड़ा मानने की बात नहीं है। पार्लियामेंट के चुनाव में तो खड़ा किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। पार्लियामेंट का चुनाव विधानसभा का चुनाव से अलग होता है, वो पार्टी लड़ती है चुनाव। अरे वो तो मैं शुरू से कहता हूँ, आप क्या मानते हो इस बात को? आप मानते कौन इस बात को? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, ये चुनाव जो है मैंने और मीना जी ने तो देखा है भूपेंद्र यादव चुनाव होगा हवा के ऊपर, और इस समय मोदी की हवा है, उसके आधार पर होगा। आप चाहे आप बेनीवाल विधानसभा के चुनाव कितने वोट जीते बता सकते हैं? जीतने के लाले पड़ गए उनके, ज्योति मिर्जा के सामने 2,500-3,000 वोट तो जीते। एक जैसा कद्दावर नेता जो कि पूरे पार्टी चलाने की स्थिति रखता हो, और वो खुद के जीतने के लाले पड़ जाए। आप उस आदमी को इतना बैठेज दे रहे हैं कि जानो क्या बीजेपी वाला ने कितना पैसा खर्च किया आपको ही पता है। बीजेपी वाला जो था कैंडिडेट वो कितना पैसे वाला हो गया। कोई क्रांति नहीं होनी, कोई क्रांति नहीं होती। आज की स्थिति में मैं राजकुमार शर्मा जी को इस बात के लिए बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात बहुत जरूरी की, और अगर ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में अगर ये बात आ गई तो कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा। उन्होंने राजकुमार जी ने अपनी बात में कहा कि 2024 का चुनाव तो मोदी जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं? तो ये अगर ये भावना, अब होता क्या है, अब दिक्कत क्या है, हमारे आपके समय में एक रिकॉर्ड चला करता था HMB का, हिज मास्टर बॉयज का, और शायद मीना जी ने देखा कि नहीं देखा, हमने आपने तो देखा ही होगा कम से कम। तो वो जब टूट जाती थी तो एक ही जगह वो सुई घूमती रहती थी। अब वही सूट बूट की सरकार, ये वही आपका नोटबंदी, ये वही आपके चौकीदार चोर है। इस तरह की जो बातें होती है ना, अच्छे नेता की पहचान ये है कि हर मीटिंग में, हर जगह, हर दिन अपनी नई बात रखे जनता के सामने। आप पिछले 10 साल से इसी बात को रोक रहे हैं। इसके बाद कितनी बार चुनाव हो गए, हर चुनाव में आपको जनता ने जवाब दे दिया कि आप जो पुकार रहे हो गलत चीज करके, उसका कोई असर नहीं हो रहा इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि आपका नेतृत्व को चक्कर है, और कांग्रेसियों को बेचारा करें क्या है। अब उन्होंने पहले 90 के आसपास करके देख लिया, जब नरसिंह राव थे, कि गांधी, उनको लगा गांधी परिवार से शायद हमारी दर्जा, और गांधी परिवार ऐसा है कि नरसिंह राव के समय में तो भी सरकार बढ़िया चल रही थी, वो उसमें पूरा ढपड़ा बैठा दिया। जब तक ये बात सोच नहीं आएगी कि जब का नेतृत्व ठीक नहीं होगा और वो विविधता में जमीन की हकीकत से लगी हुई बातें नहीं करेगा, तब जनता को वो मोटिवेट नहीं कर सकता। अब मैं भरतपुर की बात कहता हूँ आपको। भरतपुर की स्थिति है मेरा, भरतपुर में जो बीजेपी का जो कैंडिडेट जो उन्होंने चुना है, वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है, और 2 दिन से वो लगातार भरतपुर में आकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने रहे, घर डोर टू डोर जा रहे हैं। कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई कैंडिडेट नहीं है जो लड़ सके। पहली बात तो ये है कि बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में, कार्यकर्ता की दृष्टि से मजबूत स्थिति में। पिछला 2019 का जो चुनाव जीती थी वो बीजेपी, वो 3,28,000 वोटों से जीती थी। 2014 का जो चुनाव जीती थी वो 2,28,000 वोटों से चुनाव जीती थी, और वो दोनों ही कैंडिडेट ऐसे थे जिनका अपना कोई बलबूता नहीं था, और केवल पार्टी के आधार पर चुनाव जीते थे, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव जीते थे। थोड़ी स्थिति आपकी धौलपुर की जरूर गड़बड़ है। धौलपुर में जो मनोज राजौरिया हैं, उनका हल्ला तो ऐसे ही उठता है शुरू में कि चुनाव हार रहे हैं, लास्ट में 2 बार के हो सकता है, मुझे लग रहा है शायद मनोज राजौरिया का टिकट चेंज करेंगे, और टिकट चेंज करने पर हो सकता है कि कोई हो, क्योंकि वो पुरानी स्थिति है, वो सारे कार्यकर्ता हैं, वो नाराजगी भी है। दूसरी बात यह है वो करौली क्षेत्र से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि धौलपुर क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र है। हो सकता है कि धौलपुर क्षेत्र से किसी आदमी को दिक्कत उसमें आती है प्रत्याशी चयन में, जो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, कि वो शेड्यूल कास्ट सीट है दोनों। अगर जनरल सीट होती तो बहुत कैंडिडेट मिल जाते हैं, इनको लाइन लग जाती है इनके पास, लेकिन शेड्यूल कास्ट सीट होगा लिमिटेड है, इसके अलावा नहीं कर सकते। अगर जनरल सीट होती तो रामस्वरूप कोहली का भी नंबर नहीं आता है, और कोई चुनाव लड़ लेता। इसलिए इसमें मुझे तो ये लगता है पूरे राजस्थान के अंदर बीजेपी का काफी आगे है। जी मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन राजीव जी और मुनेश जी को नमस्कार करना चाहता हूँ, बड़े भाई हैं। मुनेश जी पहले आप बोले,
फिर राजीव जी के पास नहीं, जाऊंगी। लेकिन मीना जी, बस मैं तो एक नोट मुख्यमंत्री छोड़ना फैसला चाह रहा हूँ। करेंगे, भरतपुर में क्या फैसला करेंगे बता दो आप तो। मीना जी, मैं एक बात करेंगे, भरतपुर क्या करेंगे, क्योंकि भरतपुर में और जयपुर की स्थिति दोनों एक जैसी है। श्याम जी रुकिए ना, मुख्यमंत्री को छोड़िए। मीना जी, मैं बस एक नोट ये कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के अंदर बहुत से आक्रोश है, मगर कांग्रेस के नेता उन आक्रोशों को, जो जैसे मेरे बड़े भाई अभी बोल ही रहे थे, कि उन मुद्दों को ले जाने में वो बार एक ही टैप रिपीट कर रहे हैं। वो जो मुद्दे हैं उनको छू ही नहीं रहे और उनको ले जा ही नहीं रहे। फिर कैसे जीत करेगी कांग्रेस? बिल्कुल समझ में आती। राजीव जी, जयपुर की सीट दोनों आप देखते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट आपको समझ में आते हैं, जो क्योंकि बीजेपी की भी यहाँ पर बड़ी अनिश्चितता है। जी बिल्कुल, जयपुर में बीजेपी की दोनों जो सीटें हैं उम्मीदवार के लिहाज से तो अनिश्चितता है, और कांग्रेस में भी काफी अनिश्चितता है कि वहां कौन लड़ेगा। ये तय बात है कि जयपुर शहर में तो कांग्रेस, राजकुमार जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मतलब 4 से 5 लाख वोटों से हारने वाली सीट है। यहाँ तो किसी को भी, पिछली बार ही जो पूरे देश में सेकंड नंबर रही थी, जो भाजपा यहाँ की लीड जो थी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, तो वही स्थिति आज की तारीख में भी वही है। और जयपुर ग्रामीण में तो कांग्रेस और ये दोनों पार्टियां कोई जाति के हिसाब से टिकट देंगी, कोई राजपूत को देगी, कोई जाट को देगी, लेकिन फिर भी वो पूरा माहौल जो जयपुर शहर का जयपुर ग्रामीण सीट पे भी पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे जो अभी आज की तारीख तक की जो स्थिति है, कल को हो सकता है कांग्रेस बहुत चमत्कार करे, वो अलग बात है, लेकिन आज दोनों सीटें जो 3-3 लाख, कम से कम 3-3 लाख के मार्जिन से तो लूज कांग्रेस करेगी, ये मेरा मानना है, साफ तौर पर मानना है। ऐसे में डॉक्टर सीपी जोशी एक बार फिर से हार लेना चाहेंगे, हार का सामना करना चाहेंगे, ये एक सवाल है, और सवाल दूसरे कांग्रेस कैंडिडेट के तो लिए है ही। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि आज प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आज किस हालात से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी जितनी कमजोर है उससे कहीं ज्यादा पार्टी के नेताओं की आपसी कलह ने उसे कमजोर बनाया हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इस बात को समझ ले, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करे, कांग्रेस में जितने भी गुटबाजी बनी हुई है उसे कम करे, तो शायद कांग्रेस इस संकट से उबर पाए, जिसकी वजह से आज बीजेपी तीसरी बार 25 की 25 लोकसभा सीट को लक्ष्य बनाकर चुनाव के मैदान में है। लोकसभा की जंग बस अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की लिस्ट किसी भी समय जारी हो सकती है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट बहुत जल्दी आ रही है। तो अब ये चुनावी मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप न्यूज़ 24 पर बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से उम्मीदवारों की किस्मत खुलने वाली है, और कौन इस चुनाव में सांसद बनकर दिल्ली में देश की लोकसभा में पहुंचने वाला है। नमस्कार।